रोजगार निर्माण के न्यूज़पेपर डिस्कशन में 21 से 27 फरवरी के बीच में जो 8th एडिशन है वो डिस्कस करेंगे। और 8th एडिशन में सबसे पहली जो न्यूज़ आई है वही आई है कि इंदौर में गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट का इनोवेशन किया है माननीय पीएम ने। और इस इनोवेशन के दौरान कुछ ऐसे फैक्ट्स हैं जो हमारे प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक, जिसको हम इंटरव्यू प्रीलिम्स मेंस में यूज करते हैं। जैसे एक तो ये है कि इंदौर मॉडल की बात की गई है। हो सकता है आपसे पूछ ले कि इंदौर मॉडल क्या है। इंदौर मॉडल में हम कई लेवल पर काम कर रहे हैं। बेसिकली ये स्वच्छ भारत अभियान के तहत इंदौर को स्वच्छ बनाने का प्रयास किया गया है। लगातार आज देश में इंदौर सफाई में नंबर 1 बना हुआ है और इसके लिए कई सारे इनिशिएटिव लिए गए हैं। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप आदि मॉडल या पीपल्स पार्टिसिपेशन आदि को इस मॉडल में शामिल किया गया है। तो सबसे पहले आपको इंदौर मॉडल जानना चाहिए कि इंदौर मॉडल में क्या है। इंदौर मॉडल जो है इसमें पब्लिक और प्राइवेट दोनों की भागीदारी को महत्व माना गया है। अर्थात आज तक ये मानते थे कि साफ सफाई जो है, स्वच्छता जो है, वो केवल सरकार का एक काम है। क्लीननेस स्वच्छता वो केवल सरकार का एक काम है। लेकिन इंदौर मॉडल में पब्लिक और प्राइवेट दोनों की भागीदारी स्वच्छता के लिए आवश्यक मानी गई है। ठीक, ये माना गया किसी शहर के स्वच्छता में जितनी भागीदारी वहां के अथॉरिटी की है, शासन की है, उतनी भागीदारी वहां की जनता की, अर्थात जनता को साथ लेके एक जन आंदोलन को बनाकर साफ सफाई पर ध्यान दिया गया है। यही है इंदौर मॉडल। कभी आया एग्जाम में इंदौर मॉडल क्या है तो उसको आप समझना है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप भागीदारी, ठीक है। इसमें हर लेवल पर भागीदारी को माना गया है। व्यक्तिगत लेवल पे इंडिविजुअल का क्या रोल है, एक सोसाइटी के रोल पे हमारा क्या रोल है, एक डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर हमारा क्या रोल है, ठीक। तो हर एक स्तर पर भागीदारी को माना गया है, केवल ऊपर के स्तर पर नहीं, जन लेवल पे, मतलब इंडिविजुअल से लेके मतलब बॉटम से लेके टॉप, मतलब गवर्नेंस, अथॉरिटी, ये जो पूरा मॉडल है टॉप टू बॉटम, इसको यहां पे इमेजिन किया गया, इसको यहां पे ढाला गया है। यही है इंदौर मॉडल। तो सबसे पहले तो आपको समझिए इंदौर मॉडल क्या है, क्योंकि लोग पढ़ लेते हैं। अब इंदौर मॉडल में केवल क्लीननेस नहीं, हम क्लीननेस से आगे बढ़ चुके हैं। एक तरफ तो साफ सफाई, लेकिन साफ सफाई के अलावा इंक्लूसिव डेवलपमेंट, ठीक, समावेशी विकास कैसे आएगा, इंदौर के अंदर जो ग्राउंड वाटर है वो कैसे बढ़ेगा, ठीक। इसके अलावा हमारी इंडस्ट्रीज कैसे क्लीन होंगी, हमारे आसपास के जो वाटर रिजर्वियर हैं वो कैसे क्लीन रहेंगे, ठीक। तो केवल ये सफाई से जुड़ा हुआ मिशन नहीं है, सफाई के अलावा इसमें बाकी सब चीजें भी जोड़ दी गई हैं। चलिए अब हम आते हैं मिशन के आगे थोड़ा पढ़ते हैं। इसमें देवगुआड़िया के आसपास जो एक पहाड़ है जो पहले एक जमाने में गंदगी आदि के लिए बदनाम था, उस पूरे इलाके को इन्हें इस मॉडल में कन्वर्ट किया है। एक प्रेरणा के लिए कूड़े करकट का पहाड़ था, वो 100 एकड़ की डंप साइट ग्रीन जोन में बदल गई है। इंदौर में गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट बनाने से वेस्ट टू वेल्थ तथा सर्कुलर इकोनॉमी की परिक्रमा साकार होगी। वेस्ट मतलब वो चीज जिनको वेस्ट मानते थे उनको यूज किया जा रहा है हमारे संपत्ति और हमारे आय के रूप में, एसेट्स के रूप में, वेल्थ के रूप में, ठीक। जैसे प्लास्टिक वेस्ट हो गया, जैसे आपका इलेक्ट्रिक वेस्ट हो गया, उन सबको। और सर्कुलर इकोनॉमी मतलब है कि हम रिसाइकल चीजों को वापस से यूज करें और फिर उनको सर्कुलर यूज करें, मिनिमम वेस्टेज करें, इस तरह की बात है सर्कुलर इकोनॉमी, ठीक। भारत के स्वच्छ भारत अभियान का भाग 2 को नई ताकत मिलेगी, इससे यह कहा गया है। इसके अलावा आने वाले 2 वर्षों में देश के सभी शहरों में कूड़े के पहाड़ों से मुक्त कर ग्रीन जोन बना दी जाएंगे। तो यह पता होना चाहिए कि कूड़े के जो पहाड़ हैं जहां पे हम लोग वेस्ट करते हैं, वेस्ट को इकट्ठा करते हैं, हम जब भी किसी महानगर में जाएं वहाँ कूड़े के वेस्ट दिखाई देते हैं बड़े बड़े शहर के अंदर, उन सबको हम ग्रीन जोन में कन्वर्ट करेंगे, उन सबको भी सस्टेनेबल तरीके डेवलपमेंट करेंगे। ये हमारा उद्देश्य है। वाटर प्लस की उपलब्धि हासिल करी है, इस आर्टिकल ये लिखा हुआ है। इंदौर में गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट का लोकार्पण करते हुए ये सब बातें कही गई।
एक इंटरेस्टिंग बात है कि इंदौर में जो भी कूड़ा है इसे 6 अलग अलग हिस्सों में बटाता है और यहां पे एक रिसाइकलिंग संस्कार यूज कर रहे हैं। हम देखें कि इंदौर के अंदर कई जगह रिसाइकिल की हुई चीजों को यूज किया रहा है, उसी की प्रधानमंत्री ने बात करी है। वेस्ट टू वेल्थ, कच्चे से कंचन में कच्चे से गोवर्धन, गोवर्धन से स्वच्छ ईंधन, देखिए, और स्वच्छ ईंधन से ऊर्जा धन और ऊर्जा धन से जीवन धन बनेगा। अब यहाँ पे कुछ पॉइंट देख लीजिए जो बहुत महत्वपूर्ण है, जो माननीय पीएम ने जिक्र किए हैं। ठीक, इसका उद्देश्य, ये जो पूरा कार्यक्रम है इसको बोलते हैं वेस्ट टू वेल्थ, वेस्ट टू वेल्थ, W2W। ठीक, अब इस वेस्ट टू वेल्थ में इसको नाम दिया गया कच्चे से कंचन, मतलब वो जो कचरा था जिसको हम कच्चा समझते थे, कचरे से कंचन। इस वेस्ट टू वेल्थ को, इसमें कई स्टेप है। सबसे पहले कचरे से गोवर्धन, पहले स्टेप में कचरा जो है, वेस्ट जो है, इससे गोवर्धन, ठीक, गोवर्धन। ठीक, दूसरा है गोवर्धन से स्वच्छ ईंधन, ये दूसरा प्रयास है। तीसरा स्वच्छ ईंधन से ऊर्जा धन, और ऊर्जा धन से लास्ट है आपका जीवन धन। इसको ही कहा गया है कचरे से कंचन। तो कचरे से कंचन को, वेस्ट टू वेल्थ जो हमारा यहाँ का इंदौर का कार्यक्रम है, इसको इस रूप में तोड़ना है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं। फर्स्ट स्टेप में कचरे से गोवर्धन से स्वच्छ ईंधन से ऊर्जा धन और ऊर्जा धन से जीवन धन, इसकी बात करी गई है यहां पे वेस्ट टू वेल्थ के कॉन्सेप्ट में। इतना डीप है कि यदि आप इसको लिखें तो आपको मेंस में बाकी लोगों से बेहतर नंबर मिलेंगे, क्योंकि ये इस तरह से लिंक करके लोग पढ़ते नहीं है, सीधे बस मार्क किया और निकल लिए। ठीक, रोजगार निर्माण तो बहुत सारे लोग पढ़ रहे हैं आजकल, स्पेशली जब से हमने रोजगार निर्माण सीरीज शुरू करी उसके बाद लोग सीरीज शुरू कर चुके हैं काफी लोग। ठीक, बट उनको उतनी क्लैरिटी नहीं है, वो सिर्फ फैक्ट्स पढ़ रहे हैं कि माननीय सीएम से मिलने गए, माननीय पीएम से मिलने गए, ये ठीक है मिला करके, लेकिन क्रक्स क्या है, कोर क्या है, बिटवीन द लाइंस क्या है, उसका अनुभव होना चाहिए। ठीक, तो ये अनुभव ही आपको बाकी लोगों से मेंस और प्री में नंबर लग जाएगा। आगे हम आते हैं। आगे इसमें लिखा हुआ है शहरों को स्वच्छ, प्रदूषण रहित और क्लीन एनर्जी युक्त बनाया जाएगा। ग्रामों में भी गोवर्धन प्लांट लगाए जाएंगे। अब इसका सिग्निफिकेंस क्या है, इतना हम सब कहते हैं तो ऑब्वियसली यदि हम कचरे से जीवन को बेहतर कर रहे हैं, लोगों की जीवन प्रत्यक्ष बढ़ रही है, ठीक, लोगों की आयु बढ़ रही है, तो इसके कई फायदे होने वाले हैं। पर्यटन बढ़ेगा, आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी, अर्थव्यवस्था फायदा मिलेगा, ये सब चीजें। माननीय पीएम ने यह भी कहा कि कोयले से कारखानों में पराली के उपयोग से किसानों को अतिरिक्त आय होती है। कोयले के कारखानों में पराली के उपयोग से, मतलब जो बचा हुआ एग्रीकल्चर वेस्ट है खेती के बाद, कृषि के बाद, उसको यूज करने से अतिरिक्त आय हुए किसानों को। भारत में सौर ऊर्जा को भी अतिरिक्त महत्व दिया जा रहा है। सौर ऊर्जा के उत्पादन में भारत विश्व के प्रथम 5 शामिल हो गया है। अब किसान भी सौर ऊर्जा बनाएंगे। तो ये सारे इनिशिएटिव हम लेके आ रहे हैं एमपी के अंदर। अब आते हैं वेस्ट टू वेल्थ सिद्धांत के अनुरूप है प्लान। ठीक, इस फैक्ट में कहा गया है कि लगातार 5 वर्षों से स्वच्छता सर्वेक्षण में प्रथम आकर इंदौर ने देश प्रथम कीर्तिमान इस्तेमाल किया है। वेस्ट टू वेल्थ सिद्धांत में जोर दे रहे हैं, इसलिए इंदौर का बायो सीएनजी प्लांट हमारे लिए एक बड़ी उपलब्धि है। जो अगला है इंदौर के अन्य प्रयास, वो भी जान चाहिए। उसमें पहला वाटर प्लस शहर है, डस्ट फ्री शहर है। इंदौर बिन फ्री के साथ जीरो वेस्ट कॉलोनी, जीरो वेस्ट इवेंट, जीरो वेस्ट मार्केट एंड जीरो वेस्ट वार्ड विकसित कर रहा है। तो ये अलग से जीरो वेस्ट के जो हमारे कार्यक्रम है, ये अलग एमपी में चल रहे हैं, 2 चल रहे हैं। इसके अलावा सिंगल यूज प्लास्टिक पूरी तरह प्रतिबंधित है। झोलाधारी इंदौरी अभियान, मतलब आप पॉलिथीन यूज करेंगे, घर से झोला लेके जाएंगे और झोले में चीज लेके आएंगे, ये एक नई चीज शुरू कर देंगे। लास्ट में इंदौर नगरीय क्षेत्र की स्लम बस्तियां, मतलब अर्बन इलाके की, रूरल इलाके की नहीं, ग्रीन स्लम के रूप में विकसित करने का कार्य लगातार किया जा रहा है।
तो ये कुछ नए इनिशिएटिव हमारे यहाँ लिए जा रहे हैं जिसका जिक्र किया गया इस पूरी खबर में। आई होप कि इस डिस्कशन से आपको गोवर्धन बायो सीएनजी प्लांट के जो हमारा इनिशिएटिव है उसको समझने में मदद मिलेगी। तो आप सबसे पहले तो यह करिए एक क्वेश्चन एमपीपीएससी मेंस के लिए कि वेस्ट टू वेल्थ का सिद्धांत क्या है। ठीक, प्रदेश सरकार ने वेस्ट टू वेल्थ सिद्धांतों के रूप में स्वीकार किया है। ठीक, दूसरा जो बायो सीएनजी प्लांट इंदौर लाया गया वो क्या है। तीसरा, इंदौर के द्वारा क्या नए प्रयास किए जा रहे हैं स्वच्छता के अलावा कई अन्य समावेशी विकास के दृष्टिकोण से। ये कुछ ऐसे क्वेश्चन जो आपको यहां तैयार करने हैं प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसके अलावा एक और खबर यह कि मुख्यमंत्री जी ने कहा कि मैं प्रतिदिन एक वृक्ष लगा रहा हूं। 18 फरवरी 2022 को ऐसा लगाते हुए लगभग एक साल पूरा हो गया। 19 फरवरी 2021 को उन्होंने ये संकल्प लिया था। अमरकंटक से ये संकल्प की शुरुआत हुई थी। तो ये खबर है, होता है प्रीलिम्स में आपसे पूछ ले कि ये खबर, ये शुरुआत कहां से हुई। ग्लोबल स्किल पार्क, बहुत महत्वपूर्ण न्यूज है भी। ग्लोबल स्किल पार्क, देखिए आपको पता है कि हमारे देश में बेरोजगारी में बड़ी समस्या ये है कि लोगों के पास सामने जो रोजगार उपलब्ध है उसके सामने स्किल्स नहीं है, उपलब्धियां नहीं है, कुशलता नहीं है। उस कुशलता को डेवलप करने के लिए कई तरह प्रयास चल रहे हैं। प्रधानमंत्री के द्वारा भी एक कौशल विकास कार्यक्रम चल रहा है। इसी तरह से एक ग्लोबल स्किल पार्क भोपाल में बन रहा है और इसका नाम अब कर दिया गया है संत शिरोमणि रविदास जी महाराज के नाम पर। रविदास जी श्रम की महत्ता, सिग्निफिकेंस ऑफ लेबर को और समानता के भाव को स्थापित किया उन्होंने। उसी को दिमाग में रखते हुए स्किल डेवलपमेंट के स्पार्क का नाम कर दिया गया है इनके नाम पे। इससे युवाओं को रोजगार देने के लिए संत रविदास स्वरोजगार योजना भी शुरू की जा रही है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना शुरू की जा रही है और मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना भी इसी के तहत शुरू की जा रही है। माननीय सीएम ने इसके उद्घाटन के दौरान आयोजित कार्यक्रम में संबोधित करते हुए संत रविदास जी के ही कथन का इस्तेमाल किया और कहा, ऐसा चाहूं राज में जहां मिले सबू को अन्न, छोटे बड़ों सब सम बसें, रविदास है पसंद। ठीक, तो उसको उन्होंने कहा कि ये जो कथन स्टेटमेंट है ये दिखाता है कि वो किस तरह के समाज की संकल्पना करते थे और ग्लोबल स्किल पास से हम उसी प्रकार के समाज का निर्माण करने की कोशिश कर रहे हैं। संत रविदास स्वरोजगार योजना में अनुसूचित जाति वर्ग के युवाओं को मैन्युफैक्चरिंग इकाई की स्थापना के लिए, याद रखिए मैन्युफैक्चरिंग के लिए 1 लाख और आपके से 1 लाख से 25 लाख तक की ऋण सहायता दी जाएगी। प्रीलिम्स में क्वेश्चन आएगा कि रविदास स्वरोजगार योजना में अनुसूचित जाति के वर्गों को किस कार्य के लिए ऋण दिया जाएगा, सर्विस सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग आदि, क्या है। ठीक, इसमें 5% ब्याज से ब्याज अनुदान दिया जाएगा। इसी प्रकार सर्विस सेक्टर, होटल ट्रेड के लिए भी योजना में 1 लाख से 25 लाख तक की ऋण की व्यवस्था है। तो देखिए ध्यान से कि आपके मैन्युफैक्चरिंग के लिए 50 लाख, उसके अलावा 1 लाख से 1 लाख 25 लाख मिलेगा आपका सर्विस सेक्टर और रिटेल ट्रेड के लिए। तो रिटेल ट्रेड हो गया, सर्विस सेक्टर हो गया, ये सब चीज के अंदर आ गया। लास्ट में आपको ये बताना चाहिए कि राज्य सहकारी अनुसूचित जाति वर्ग और विकास निगम के माध्यम से इसको लागू किया जा रहा है। तो ये इस योजना की मेन बातें होंगी जो आपको प्रीलिम्स और मेंस पॉइंट से पढ़नी है। इसके अलावा एक खबर जो आ रही है वो आ रही है वीकली न्यूज़पेपर में, केंद्र सरकार ने पुलिस बल के आधुनिकीकरण की योजना को जारी रखने की मंजूरी दे दी है। ठीक, मॉडर्नाइजेशन और पुलिस एक लंबे समय से पक्ष बना हुआ है। भारत में बढ़ते हुए अपराधों को रोकने के लिए पुलिस के आधुनिकीकरण पर जोर दिया रहा है। सरकार ने इसके लिए योजना, बृहद योजना को जारी करने की मंजूरी दे दी है और इसमें वित्तीय वर्ष 2021-22 से लेकर 25-26 तक की अवधि के लिए योजना ली गई है ना। और इस योजना तहत आंतरिक सुरक्षा, कानून व्यवस्था, आधुनिक प्रौद्योगिकी को अपनाने, मादक पदार्थ पर नियंत्रण के लिए राज्यों की सहायता और देश में मजबूत फॉरेंसिक व्यवस्था विकसित करके आपराधिक न्याय प्रणाली को मजबूत करने जैसे प्रावधान हैं। तो ये कुछ नई बातें इसमें की गई हैं। मैं फिर नोट कर रहा हूं, इस योजना तहत इंटरनल सिक्योरिटी, लॉ एंड ऑर्डर, मॉडर्न टेक्नोलॉजी को एडप्टेशन और मादक पदार्थ जो है उनके नियंत्रण के लिए राज्यों की सहायता और देश में एक मजबूत फॉरेंसिक व्यवस्था विकसित करके आप क्योंकि हमारे यहाँ कई लोग ऐसे छूट जाते हैं सबूतों का अभाव में, तो फॉरेंसिक व्यवस्था को मजबूत करके इसको और हम कोशिश करेंगे कि पुलिस वो मजबूत की जाए। दूसरी खबर जो है वो नेपाल की। नेपाल के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश चौलेन्द्र शमशेर राणा के खिलाफ नेपाल संसद में महाभियोग चलाया गया।
महाभियोग प्रक्रिया भारत में भी है, और महाभियोग के लिए हमें पता है कि पहले सदनों में प्रस्ताव लाना पड़ता है, और उसके लिए एक संख्या होती है। तो नेपाल में भी 100 से अधिक सांसदों की संख्या के सहयोग से, प्रस्ताव से ही लाया गया है ना उनके खिलाफ, और ये महत्वपूर्ण न्यूज थी। फिर इसरो ने 3 नए उपग्रह अंतरिक्ष में लॉन्च किए। इसको मैंने रेगुलर क्लास में डिस्कस किया था हिंदू में आपके साथ, और मैंने कहा था तीनों की बहुत महत्वपूर्ण एप्लीकेशन। यदि आप जाएंगे पीछे मेरे यूट्यूब चैनल पे, तो वहाँ पे मैंने द हिंदू में जिस दिन न्यूज़ हुई थी 15 फरवरी को, उस दिन पूरा डिटेल में डिस्कस किया है। आप वहाँ से पढ़िए, बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ बहुत शॉर्ट में दिया हुआ है, लेकिन वहाँ पे बहुत डिटेल में है कि किन किन देशों की भी इसमें मिशन है, क्या है ना, इसमें अर्थ ऑर्बिटर सैटेलाइट है, इनके एप्लीकेशन क्या होंगे। ये तो हो गई यहाँ की बात। 16 फरवरी कनाडा में आपातकाल लगाया गया, 50 साल में पहली बार, और ट्रक ड्राइवरों को प्रदर्शन को समझ लाया गया। वहाँ पे वैक्सीन अनिवार्यता आदि पाबंदियों के खिलाफ जो ट्रक ड्राइवर प्रोटेस्ट करे, उसके खिलाफ वहाँ पे आपातकाल एमरजेंसी लाई गई। सीधा क्वेश्चन आएगा कि फरवरी 2022 में किस देश में आपातकाल लगाया गया। इसके अलावा मोटरसाइकिल पर छोटे बच्चों की सुरक्षा के लिए नए नियम सरकार के द्वारा नोटिफाई किए गए हैं। नए नियम बहुत जरूरी है, यहाँ पर होना चाहिए। सड़क सुरक्षा, जीवन रक्षा, इस तरह की थीम इस बार रही है हमारे सड़क सुरक्षा दिवस के समय। तो 4 वर्ष से कम आयु के बच्चों को ले जाने संबंधी नए नियम जारी किए गए। नए नियम तहत बच्चों के लिए हेलमेट और सुरक्षा बेल्ट का इस्तेमाल मैंडेटरी रहेगा। अगर 4 वर्ष से कम आयु का बच्चा मोटरसाइकिल पर बैठा है तो वाहन की स्पीड 40 किलोमीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। बच्चों को वाहन पर सवारी के दौरान कैश हेलमेट पहनना जरूरी है। यह हेलमेट भारतीय मानक ब्यूरो के मानदंडों में होना चाहिए। यह नियम 1 अक्टूबर 2022 से लागू हो। तो ये कुछ सरकार ने प्रयास किए सड़क सुरक्षा को मजबूत करने के लिए। आगे बढ़ते हैं हम। आगे संपादकीय है केन बेतवा लिंक परियोजना पे पूरा संपादकीय है, और विश्व सामाजिक न्याय दिवस 20 फरवरी पे संपादकीय है। केन बेतवा लिंक परियोजना में बहुत फैक्ट्स हैं। यहां बताया गया कि यहाँ से पेयजल सिंचाई की समस्या थी, आर्थिक रूप से कमजोर क्षेत्र के रूप में था, बुंदेलखंड का अधिकांश भूखंड पथरीला है, सिंचाई के लिए पानी कमी रहती है, इसके कारण लोग ऐसे पलायन कर जाते हैं। और कई गांवों में यह समस्या देखी गई है कि पानी समस्या कारण वहां पे लोग अपनी बेटी शादी के लिए नहीं स्वीकार करते हैं, वहां पे शादी के लिए तैयार नहीं होते हैं, उस इलाके के लड़कों को शादी में तैयार नहीं होते क्योंकि वहां पानी की समस्या है। तो ये अभी हाल ही में एक चुनाव रैली में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ जी ने भी इस बात का हवाला दिया था, इसलिए मैंने इसको वहीं से लिया है। फिर ये जो योजना शुरू की गई, ये पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इसकी संकल्पना की गई थी, और उन्हीं के द्वारा इसको शुरू किया गया था अपने कार्यकाल में, और 2002 में, जिनका इस समस्या पर ध्यान दिया। अब इसमें लगभग 23,733 वर्ग किलोमीटर फैला बुंदेलखंड अंचल में बेतवा के जीवन को, नदियों को जीवन रेखा कहा जाता है। इसके साथ ही घसान, सिंध, काली सिंध, नर्मदा प्रभावित अंचल की आर्थिक समृद्धि में सहायक है। इन सबके बावजूद बुंदेलखंड अंचल में पानी की गंभीर समस्या रही है, और राजशाही समय से ही यहाँ पर समस्या थी, लेकिन उन्होंने तालाब खुदवाए थे। मॉडर्न इरा में वो तालाब खत्म हो गए, जीर्ण हो गए, उनका वापस मरम्मत नहीं हुई, तो वो उनको वापस सही करने के लिए प्रयास किया गया। फिर माननीय प्रधानमंत्री 2002 में अटल जी ने इसकी संकल्पना कर दी, बुंदेलखंड ध्यान दिया, और इसकी पानी समस्या दूर करने के लिए उन्होंने इस लिंक परियोजना पर विचार किया। उनका उद्देश्य बुंदेलखंड की 2 बड़ी नदियों को जोड़ना, आपस जोड़ना, बारिश के पानी को बाद उन्हें रोकना था, ताकि बारिश के पानी का संग्रहण और सही उपयोग हो सके और प्यासा बुंदेलखंड हरियाली से बचे। यदि बारिश पानी रोकते नहीं है, उस नदियों में समुद्र चलाता है, तो उससे वेस्टेज बहुत होती है, तो उसको एक कम करने के लिए प्रयास किया गया था। फिर 2021 में जाके 19 वर्ष के बाद जब दोनों राज्यों में, एमपी में, यूपी में सेम गवर्नमेंट बनी और केंद्र में भी, तो फिर इस योजना को अमली जाना बनाया गया और आगे बढ़ाने की कवायद शुरू कर दी इस योजना को लेकर। ठीक, इसमें 90% जो राशि है वो केंद्र सरकार खर्च करेगी, शेष 10% राशि मध्य उत्तर सरकार खर्च करेगी। तो ये पूरी परियोजना है। ठीक, 13 जिले इस केन बेतवा लिंक परियोजना में एमपी यूपी के आते हैं। इनमें एमपी के 9 जिले हैं। कौन कौन से? पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी और रायसेन। वहीं यूपी के बाना, महोबा, झांसी और ललितपुर। तो आपको एटलस खोलना है, ऑक्सफोर्ड एटलस, और उसमें दोनों तरह के इलाके देखने हैं। आमतौर पे एमपी में जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं पीएससी की, वो केवल एमपी के जिले देखेंगे, एमपी के साथ इसको आपको यूपी को भी देनी चाहिए, और वो कौन किसी बड़ा शेयर कर रहा है उस पूरे इलाके को देखना चाहिए, वहां से क्वेश्चन बनने की संभावना है।
अब आते हैं वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस, 20 फरवरी को मनाया जाता है। और इस आर्टिकल शुरुआत जो करी गई है वही शब्दों से की गई जिसको माननीय सीएम ने यूज किया था ग्लोबल स्किल पार्क के उद्घाटन दौरान, और रविदास जी के माध्यम से सामाजिक न्याय। देखिए हमारे यहाँ सामाजिक जो बदलाव हैं ये बड़े लंबे समय में आते हैं, राजनीति बदलाव बहुत जल्दी आते बदलाव उसके बाद आते हैं, लेकिन सामाजिक बदलाव में समय लगता है। होता है कि राजनीतिक बदलाव आ जाए, बदलाव आ जाए, लेकिन सामाजिक बदलाव उतनी जल्दी ना आए। इस बात को समझते हुए सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस को हमारे प्रेम्बल आदि में भी स्थान दिया गया है। हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण पहुंच संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसे समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय, तो सामाजिक न्याय बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14 से समता की बात करेगी इसी दृष्टिकोण से, और सामाजिक न्याय दिवस भी इसी दृष्टिकोण से मनाया जाता है। तो ये सब बातें मैंने एक्सप्लेन कर दी। यहाँ पे फिर कांट, रूसो, इन सब के जो संकल्पना है सोशल जस्टिस को लेकर वो एक्सप्लेन कर दी गई है, तो मैं इनको यहाँ एक्सप्लेन नहीं करूंगा क्योंकि उससे समय बहुत ज़्यादा लगेगा। हमने ऑलरेडी क्लासेस के अंदर इसको एक्सप्लेन किया है कि कांट क्या बोलता है, रूसो क्या कहता है, यूटोपियन वर्ल्ड क्या है, क्या समतापूर्ण समाज का निर्माण होता है कि वास्तव में ये कि यूटोपिया है। ये सब चीज़ें आपको जाननी चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्पेशली इंटरव्यू के पॉइंट ऑफ व्यू से। स्पेशली इंटरव्यू में आपसे चीजें पूछी जाएंगी। वर्ष 2022 का विश्व सामाजिक न्याय दिवस की थीम है अचीविंग सोशल जस्टिस थ्रू फॉर्मल एम्प्लॉयमेंट। ठीक, तो औपचारिक रोजगार के माध्यम सामाजिक न्याय, ऐसा क्या है कि सामाजिक न्याय औपचारिक माध्यम रोजगार के माध्यम से पाने का यहाँ पे थीम रखा गया है। ये आप पढ़िए इस आर्टिकल को पूरे डिटेल में, इससे कई पॉइंट्स मिलने वाले हैं। मैंने जानबूझकर ध्यान नहीं देना ज्यादा इस चीज को किए, हम रेगुलर क्लास में और डिस्कस करेंगे जब मैं आपको पॉलिटी में सोशल जस्टिस की बात करूंगा, फिर हम एम्प्लॉयमेंट की बात करेंगे फिर हम देखेंगे कि देश में जो फॉर्मल इनफॉर्मल एम्प्लॉयमेंट है उसकी स्थिति क्या है, तो और चीजें हमें क्लियर होंगी। आगे आते हैं, आगे है आपका अनुसूचित जातियों के सर्वांगीण विकास के लिए कथ संकल्प सरकार। तो इसको पढ़िए एक बार। इसमें अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों के लिए रोजगार की क्या क्या योजनाएं हैं, शिक्षा की क्या योजनाएं हैं, स्कॉलरशिप प्रोग्राम योजना क्या, ये पढ़िए। प्रधानमंत्री आदर्श ग्राम योजना में मध्य प्रदेश देश के सभी राज्यों में ग्राम योजना के ज्ञान में मध्य प्रदेश के सभी राज्यों में अग्रणी है, तो ये भी हम तैयार करेंगे। उर्दू अकादमी ने की तलाश है जौहर में 300 नए रचनाकारों की खोज, तो ये भी तैयार करिएगा 300 नए जौहर क्या है। फिर उज्जैन में 25 मार्च से 3 अप्रैल तक जो है विक्रमोत्त उत्सव, उज्जैन के जो सम्राट विक्रमादित्य नाम पे जो शुरू किया गया ये कार्यक्रम, अभी तक ये कार्यक्रम मेनली उज्जैन तक फिक्स रहता था, इसको इस बार पहली बार होगा कि ये कार्यक्रम अखिल भारतीय स्तर पर होगा। ठीक, वर्ष प्रतिपदा पर उज्जैन में भारत उत्कर्ष एवं न जागरण पर एकाद समागम विक्रमोत्सव 25 मार्च से 2 अप्रैल भी मनाया जाएगा। ठीक, विक्रमादित्य उसके योग भारत विधान पे समाकलन व्याख्यान आदि उज्जैन के अतिरिक्त पुणे, बनास, दिल्ली आदि में भी किए जाएंगे, है ना। बाकी कोई बड़ी योजना वो नहीं है। इसमें यह भी कहा गया इस बात कि इस वर्ष विक्रम संवत पंचाग का स्पेशल फोकस भारत के ऋषि वैज्ञानिकों पे होगा। ठीक, तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्राचीन भारत का योगदान है उसको जानने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है आपके लिए कि कौन कौन से इसमें ऋषि हैं। पंचांग में महात्मा, लगध महर्षि, अगस्त महर्षि, भारद्वाज, बोधायन, कणाद, भास्कराचार्य आदि ऋषियों के चिंतनांकन भारत की ऋषि परंपरा पे तथ्यात्मक विवरण होंगे। इस पे मैंने आपको एक नोट्स भी पहले शेयर कर दिया था, तो वो आप देखिएगा, इंपॉर्टेंट है ये अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर एक संगोष्ठी हुई जिसमें भाग लिया माननीय राज्यपाल जी ने, और वैवाहिक जीवन समस्या समाधान। तो इन्होंने यहाँ पे ये कहा है कि भारत में विवाह एक संस्कार है और प्राचीन काल से ही विवाह का जो संस्कार का दृष्टिकोण है ये परिवार को जोड़ने का है। लेकिन पिछले कुछ समय से हम देख रहे हैं कि भारत में परिवार टूट रहे हैं, आधुनिकता आगे दौर में तनाव, विवाद आदि बढ़ रहे हैं और परिवार टूटने लगे, विवाह टूटने लगे। ठीक, आगे ने कहा है कि जो हमारे यहाँ ये जो नई चीजें आ रही हैं इनसे बचने की कोशिश चाहिए और हमें विवाह आदि संस्थाओं को और मजबूत करने का प्रयास करना चाहिए। आगे हम आते हैं, माननीय सीएम ने अटल प्रगति पथ के संबंध में चर्चा करी। अटल प्रगति पथ
चंबल क्षेत्र में प्रगति के नए द्वार खोलेगा। औद्योगिक क्लस्टर विकसित होने से भूमि के मूल्य में वृद्धि होगी उस इलाके में। अटल प्रोग्रेस वे के लिए केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है। ठीक है, भारतमाला परियोजना से भी जोड़ा जाएगा, यही महत्वपूर्ण चीज है। इससे रोजगार भी आएंगे, चंबल क्षेत्र में आर्थिक गतिविधि बढ़ेंगी। इसके निर्माण हो जाने से एमपी, राजस्थान, यूपी बेहतर तरीके से आपस में कनेक्ट होंगे, स्पेशली मध्य प्रदेश, राजस्थान, यूपी से बेहतर तरीके से कनेक्ट हो पाएगा। किसान वर्ग, अन्य सही वर्ग भी इससे लाभ ले पाएंगे। अच्छा, इसमें कुछ भूमि गवर्नमेंट ने सरकारी भूमि दी है और कुछ प्राइवेट भूमि को भी एक्वायर किया है, तो कुछ के बदले में कंपनसेशन दिया है, कुछ के बदले में भूमि के बदले भूमि दी है। तो ये थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, कंपनसेशन का जो तरीका है वो अपनाया गया है। राशन दास 1600 हेक्टेयर शासकीय भूमि, NHAI नेशनल अथॉरिटी ऑफ NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, है ना, के तहत दी गई है। शेष 1660 हेक्टेयर निजी भूमि दोगुनी जमीन देने के प्रस्ताव पर ली गई है। ठीक, नगद मुआवजा बाजार मूल्य तक दोगुना प्रदान कर अटल प्रगति पथ का निर्माण किया गया। राजस्थान, एमपी, यूपी जोड़ेगा। परियोजना दिल्ली बड़ौदा एक्सप्रेस वे एवं पूर्व की ओर जाने वाली आगरा कानपुर हाईवे और पश्चिम की ओर पूर्व पश्चिम कॉरिडोर को भी जोड़ेगा। आज घर जाके आप लोग एटलस में जो नेशनल हाईवेज दिए हुए हैं उनको थोड़ा रीड करिए और फिर इस पूरे को जोड़ने की कोशिश करिए, तो कई नए फैक्ट्स यहां से निकल के आने वाले हैं इस डेवलपमेंट से। अगली जो न्यूज है वो ये है कि निजी महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में भी नेक ग्रेडिंग की जाएगी, अनिवार्य रूप से ये कहा गया है। और जिन महाविद्यालय विश्वविद्यालयों ने एक एजुकेशनल वर्ष पूरा कर लिया है वो प्रोविजनल मान्यता प्रमाण पत्र के लिए आवेदन करेंगे। अब तक ये व्यवस्था जिन संस्थानों ने 6 वर्ष पूरे किए उनके लिए कर दिया गया था, अब 1 वर्ष के लिए भी कर दिया गया है। ठीक, तो ये कुछ डेवलपमेंट है और बाकी इसमें ज्यादा नहीं है, मिसलीड फैक्ट्स हैं। सतत सघन पोषण पखवाड़ा मनाया जा रहा है प्रदेश में। क्या क्या होता है इसमें? इस पखवाड़े में समाज के सही वर्गों और क्षेत्रों में बच्चों के पोषण प्रति परिवार एवं समुदाय को जागरूक करना, स्वस्थ रहना, परिवार में बच्चों में इस प्रकार की इस भावना को बढ़ावा देना और वर्तमान में पोषण स्तर की जानकारी प्राप्त करना, ये सब क्या आता है। इसमें बच्चों के शारीरिक माप किए जाएंगे। ठीक, बच्चों पेरेंट्स को अवेयर किया जाएगा। ठीक, अडॉप्ट एंड आंगनवाड़ी कार्यक्रम भी इस सघन पोषण पखवाड़े तैयार किया जाएगा। तैयार करिए, एमपी में कुपोषण एक बड़ी समस्या है, पिछले कई समय से राज्य सरकार से काम कर रही है, तो ये महत्वपूर्ण है। जल जीवन मिशन में इतने करोड़ की योजनाओं को हमने मंजूरी दे दी है महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन यह है कि जल जीवन मिशन जो है पूरे प्रदेश की ग्रामीण आबादी को नल कनेक्शन से जल उपलब्ध करवाने का कार्यक्रम है। ठीक है, फिर ये जो नगरीय प्रशासन में कॉलोनाइजर के लिए बड़ी राहत दे दी गई कि यदि कॉलोनाइजर एक नगरीय प्रशासन दूसरे नगरीय प्रशासन में यदि कॉलोनी काटने की कोशिश कर रहा है, कॉलोनी बना रहा है, तो उसको अब अलग से रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑनलाइन पोर्टल बना दिया गया, एक ही जगह रजिस्ट्रेशन से बाकी जगह भी उसको लाभ मिल जाएगा। अब कुछ महत्वपूर्ण पर्सनैलिटीज, जैसे एक ये है कि जेएनयू की पहली महिला कुलपति बन गई प्रोफेसर शांति श्री, तो इनके बारे में तैयार कर दिए। रोबोडॉक्स अमेरिका मैक्सिको बॉर्डर पे तैनात किए जाएंगे अवैध घुसपैठ रोकने के लिए, तो ये तैयार करिए। जगदीश कुमार प्रोफेसर यूजीसी के नए अध्यक्ष बन गए, तो ये इंपोर्टेंट है। बाकी सब नॉर्मल ही है, कुछ नया नहीं है इसके अंदर। मिशन इंद्रधनुष 4.0, ठीक, तो अब ये डिस्कशन बहुत लंबा खिंच गया, इसको हम कल आगे लेंगे पार्ट 2 में, है ना। और क्योंकि मिशन इंद्रधनुष अपने आप में हेल्थ एंड जो टॉपिक है अपना मेंस के लिए वहां भी जुड़ा हुआ है हेल्थ टॉपिक से, तो इसको मैं आप कल अपन डिटेल डिस्कस करेंगे क्या प्रावधान है किन के लिए किए गए और पार्ट 2 में से बिट करेंगे, है ना। चलिए, धन्यवाद।